हेलो हेलो हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वापस मायानगरी एक्सप्रेस में। बहुत दिनों बाद हम पंचतंत्रा के अलावा कोई और कहानी आपके सामने ला रहे हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी का नाम है महारानी अनैत। बहुत समय पहले युवराज बादशाहगण अपने भरोसेमंद आदमी नाजिर के साथ शिकार करने निकले थे। बहुत समय बीत चुका था, उन्होंने बहुत ही लंबी यात्रा तय की। वो बहुत थक चुके थे, उनकी दाढ़ी निकल आई, उनकी शक्ल मैली हो गई। उन्हें देखकर कोई कहेगा नहीं कि वो महाराज के बेटे हैं। वो आराम करने के लिए एक गर्म पानी के फव्वारे के पास बैठ गए। वहाँ पर गांव की दो लड़कियां आईं। उन लड़कियों के कंधों पे पानी के घड़े थे। तो युवराज बादशाहगण ने उनसे विनती की कि मोहतरमा, हम बहुत ही ज़्यादा दूर से आए हैं, बहुत यात्रा तय करके आए हैं, हम बहुत थक चुके हैं, हमें प्यास लगी है। अगर आप हमें थोड़ा सा पानी पिला दें तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनने के बाद उनमें से एक लड़की ने अपने घड़े से एक लोटे में पानी डाला और लोटे से वापस घड़े में पानी डाला, घड़े से लोटे में पानी डाला, लोटे से वापस घड़े में पानी डाला। ये कुछ देर तक वो करती रही और युवराज को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कर क्यों रही है, हमारे साथ खेल क्यों रही है। हमने इनसे कहा तो है कि हमें प्यास लगी है। हाँ, तो उन्होंने बस इंतज़ार किया ताकि उन्हें पानी मिले। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने उस लोटे को युवराज को दे दिया। युवराज ने जी भर के पानी पी लिया और उन्होंने ये सवाल किया उस लड़की से कि आप ऐसा कर क्यों रही थी, हमने आपसे बोला तो था कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए था, तो आप खेल क्यों रही थी हमारे साथ। ये सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, देखिए, हम आपसे खेल नहीं रहे थे। हमने देखा कि आप धूप में यात्रा तय करके आए हैं, तो आपके शरीर का तापमान ज़्यादा है और इस पानी का तापमान बहुत कम। तो हम ऐसा करके पानी का तापमान बढ़ा रहे थे और आपके शरीर का तापमान ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये सुनकर युवराज प्रसन्न हुए, वो इम्प्रेस हो गए बहुत ज़्यादा। उन्होंने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है। उस लड़की ने कहा कि हमारा नाम है अनैत। अनैत ने युवराज से उनका नाम पूछा। तो युवराज ने कहा, क्या सुनना चाहती हैं आप, सच या झूठ। तो अनैत ने कहा, हम सच सुनना पसंद करेंगे। तो युवराज ने कहा, हम भी आपसे सच ही कहना चाहते हैं, लेकिन अभी कहना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर अनैत मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। युवराज भी वापस राजमहल गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, हमारा मन राजभोग से भर चुका है। हम एक गांव की लड़की से मिले और हमें वो बहुत अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि हम उनसे शादी करें और एक सीधी सादी ज़िंदगी बिताएं। तो ये सुनकर महाराज और महारानी थोड़े से चौंक गए। वो चाहते नहीं थे कि उनका एक लौता बेटा एक गांव की लड़की से शादी करे, किसान की लड़की से शादी करे। वो चाहते थे कि वो अपने बेटे की शादी एक युवरानी से करे, धूमधाम से करे, और वो कह रहे हैं कि वो एक किसान की लड़की से शादी करेंगे। शुरुआत में महाराज और महारानी ने ना कहा, लेकिन युवराज ने जिद पकड़ ली थी, तो अंत में महाराज और महारानी को हाँ कहना ही पड़ा। तो महाराज और महारानी ने नाजिर के साथ दो और राजमंत्रियों को भेजा उस लड़की के माँ बाप से बात करने के लिए। अनैत अपने पिताजी के साथ रहती थी। अनैत के पिताजी का नाम था आरम। जैसे ही नाजिर और वो दो राजमंत्री आरम के घर पहुंचे, उन्होंने आरम से कहा कि हमारे युवराज आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और उन्होंने न्योता भेजा है हमारे द्वारा आपके पास। ये सारे भेंट भेजे हैं महाराज ने आपके लिए। ये कहने के बाद आरम ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, उनको एक कालीन पे बिठाया। नाजिर की नज़र उस कालीन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये कालीन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा काम किसने किया। तो ये सुनकर आरम ने कहा, हमारी बेटी सिलाई का काम जानती है, उन्होंने ही बनाया है। आरम ने कहा, अनैत ने ऐसे ही सिलाई का काम बहुत लोगों को सिखाया। नाजिर ने कहा, अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि शादी के मामले में आपका क्या फैसला है। नाजिर ने जैसे ये सवाल पूछा, उन्होंने सोचा कि आरम या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या चौंक जाएंगे, लेकिन आरम की सूरत पे कुछ और ही था। आरम ने कहा कि
हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए, लेकिन ये फैसला ना हमारे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, और ना ही युवराज के हाथ में। ये फैसला मेरी बेटी का है और हम उसी से पूछते हैं। तो ये कहते कहते अनैत उस कमरे में आई। उन्होंने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। वो एक कोने में जाके बैठ गई और अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया। नाज़र ने उनसे पूछा कि अनैत, हमने सुना है कि आपने सिलाई का काम बहुत लोगों को सिखाया, आप अकेले अकेले क्यों काम कर रही हैं? तो अनैत ने कहा, बाकी लोग अभी अंगूर तोड़ने में व्यस्त हैं, तो हम अकेले अकेले अभी काम कर रहे हैं। तो नाज़र ने कहा, अच्छा ठीक है, हमने ये भी सुना है कि आपने गांव में बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना भी सिखाया है। तो अनैत ने कहा, हमने थोड़े लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया है, बाकी वो अपने आप आपस में ही सीख गए। यहाँ के पत्थरों पे, दीवारों पे आपको बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही कोई आता है, कोई शब्द लिखता है, दूसरा कोई आता है, वो शब्द पूरा करता है। आपस में इन्होंने सीख लिया था, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो ये सुनकर नाज़र बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने अनैत को बात समझाई कि अनैत, आपको याद होगा उस दिन गर्म पानी के फव्वारे के पास हमारे साथ साथ एक और नौजवान मौजूद थे। वो हमारे युवराज हैं। उनका दिल आप पे आ गया है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग उनका न्योता आपके पास लेके आए हैं। हमने आपके पिताजी से पूछा था, उन्होंने कहा ये फैसला आपके हाथ में, अगर आप हाँ कहे तो हाँ है, ना कहे तो ना है। तो बताइए आपका फैसला, और हाँ, आपको कोई भी एतराज़ हो तो आप ना कह सकती हैं। तो अनैत ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें तो वो आदमी बहुत अच्छे लगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम चाहते हैं कि उनमें कोई ना कोई हुनर हो। ये सुनकर नाज़र ने कहा, क्या ये ज़रूरी है? तो अनैत ने कहा, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका जवाब ना है तो हमारा जवाब भी ना है। ये खबर लेकर नाज़र वापस गए राजमहल। जैसे ही महाराज और महारानी ने ये खबर सुनी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें लगा कि इस लड़की के मना करने के बाद कम से कम युवराज का दिल हट जाएगा उस पर से, और वो उनकी पसंद की किसी लड़की से शादी कर लेंगे। उन्होंने नाज़र से भी कहा, जाओ जाओ युवराज को भी ये खबर सुनाओ। तो जैसे ही नाज़र गया युवराज के पास और युवराज को ये खबर सुनाई, युवराज ने कहा, बात तो सही कह रही है, अगर वो इतना सब कुछ करना जानती है और हम कुछ भी ना जाने, बात तो बहुत शर्मनाक होगी। तो युवराज बैठे उनके मंत्रियों के साथ और उन्होंने इस बात पे चर्चा की। बहुत देर चर्चा करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि युवराज को सोने के कपड़े की सिलाई का काम सीख लेना चाहिए। तो युवराज ने 1 साल तक बहुत मेहनत की और उस काम में वो माहिर हो गए। उन्होंने दिल से एक सोने के कपड़े की सिलाई की और नाज़र द्वारा अनैत के लिए तोहफा भेजा। नाज़र उस कपड़े को लेके अनैत के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे युवराज ने ये हुनर सिर्फ आपके लिए सीखा है। तो ये सुन के अनैत बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। अगले दिन उनकी शादी हुई और 7 दिन और 7 रातों तक उनकी ये शादी का जश्न चलता रहा। उसके बाद अनैत और वाच्छगन ने अपनी वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताई। शादी के कुछ साल बाद नाज़र गायब हो गया। उनकी बहुत तलाश की गई लेकिन वो मिले नहीं, तो उनकी तलाश भी रोक दी। 6 साल बाद महाराज की मृत्यु हो गई। तो अब युवराज बने महाराज, वाच्छगन बने महाराज और अनैत बनी महारानी। अनैत की मौजूदगी में वाच्छगन ने बहुत ही अच्छे से पालन किया उनके राज्य का। राज्य के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अनैत ने वाच्छगन से एक दिन कहा कि लोगों की परेशानियों को जानने के लिए और अच्छे से जानने के लिए आपको उनके बीच रहना पड़ेगा, तभी आप उनकी परेशानियां खुद देखकर समझ सकते हैं। तो ये बात से सहमत होकर वाच्छगन ने कहा कि ठीक है, बात तो आप सही कह रही हैं, हम एक व्यापारी की तरह जाते हैं, तब तक आप राज्य संभालिए, राज्य की जिम्मेदारी आपकी। अगर हम 20 दिन में वापस नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि हमारे साथ कुछ हुआ है या हम मर गए। तो ये कह के वाच्छगन निकले प्रजा के साथ रहने। एक दिन कुछ लुटेरे आए और उन्होंने वाच्छगन का अपहरण कर लिया। उन्होंने वाच्छगन के पास जो जो कीमती चीज़ें थी सब लूट लिया और उन्हें एक गुफा में खींच के ले गए।
उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम कोई हुनर जानते हो? तो वाच्छगन ने कहा, हाँ, हम सोने के कपड़े की सिलाई जानते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये हुनर। जो सोने का कपड़ा हम बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जितने भी पैसे लगते हैं, उसको बेचने पे आपको उससे 100 गुना वापस मिलेगा। तो ये सुनकर उन लुटेरों ने कहा, ठीक है, हमारे साथ आओ। वो उस गुफा के अंदर उन्हें ले गए और एक जगह पर छोड़ दिए। वहाँ पर एक बहुत ही पतला इंसान आया और उसने कहा, हमारा पीछा करो। तो वाच्छगन उनके पीछे पीछे चलते रहे। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर और लोग थे जो काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। कोई सिलाई का काम कर रहा था, कोई कारीगरी का काम कर रहा था, सब कोई ना कोई काम तो कर रहे थे। तो महाराज वाच्छगन ने उस आदमी से पूछा, आप सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि जिन राक्षसों ने आपका अपहरण किया, उन्होंने हमारे साथ भी वही किया था। हमें भी इस गुफा में लाया गया, हमसे पूछा गया कि हम कोई हुनर जानते हैं कि नहीं। जिन्होंने भी ना कहा, उन सबको वहीं पर मार दिया गया। हम सब लोगों ने हाँ कहा, तो हम यहाँ पर काम करते हैं अब उनके लिए, और हमारी बनाई चीज़ें वो जाकर बेच देते हैं। आप जिंदा हो, इसका मतलब ये है कि आपने भी हाँ कहा और आप भी कोई काम करने वाले होंगे। उस गुफा में देखा कि नाज़िर भी मौजूद था। उसका मतलब है नाज़िर के साथ भी यही हुआ। कुछ साल पहले उसका भी अपहरण हुआ। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ आया कुछ सामान के साथ। उस सामान की ज़रूरत थी महाराज को सोने की कपड़े की सिलाई के लिए। महाराज फ़ौरन अपने काम में लग गए। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर सोने की कपड़े की सिलाई की और बहुत ही चतुराई के साथ उस कपड़े पे एक संदेश लिखा महारानी के लिए। जैसे ही उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, उन्होंने उस आदमी को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि देखो, इस कपड़े पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसका सही दाम तुम्हें सिर्फ राजमहल में मिलेगा, तो इसे वहीं पर ले जाओ। तो उस आदमी ने कहा, तुमने कहा था कि इसका दाम 100 गुना ज़्यादा मिलेगा हमें, सही कहा था ना? तो महाराज ने कहा, हाँ, आप देख लेना। तो वो आदमी पहुंचा राजमहल। उसने महारानी को वो कपड़ा दिखाया। उस कपड़े को देखते ही महारानी समझ गई कि इस कपड़े की सिलाई की है वाच्छगन ने। तो उन्होंने उस कपड़े को खोल के देखा। उस पर जो संदेश लिखा था वो पढ़ने के बाद महारानी ने आदेश दिया कि इस आदमी को कैद कर लो और डाल दो कालकोठरी में। उस संदेश में लिखा था कि महाराज और नाज़िर मुसीबत में हैं, उन्हें कैद किया गया है और जिस जगह पर उन्हें कैद किया गया है उस जगह का वर्णन दिया हुआ था। महारानी अपने सैनिकों को लेकर उस जगह पर पहुंच गई। उन्होंने उस गुफा का दरवाजा तोड़वा के अपने सैनिकों को अंदर भेजा। सारे के सारे लुटेरों को कैद कर लिया। सारे बंदी एक के बाद एक गुफा से बाहर आ रहे थे। आखिर में आया महाराज और नाज़िर। नाज़िर ने महारानी को देखते ही कहा, महारानी, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो न जाने हमारे साथ क्या होता। तो ये सुनकर वाच्छगन ने कहा, नाज़िर, महारानी ने हमारी जान उसी दिन बचा लिया था जिस दिन उन्होंने हमें एक हुनर सीखने को कहा था। तो ये कहने के बाद महारानी और महाराज दोनों खुशी खुशी रहने लगे। That's it guys। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। ठीक है।